किसी भी संस्कृति को जानने से पहले उस स्थान का इतिहास जानना बहुत ही आवश्यक है। भारत में समय समय पर अनेक साम्राज्यों की उत्पत्ति हुई व नष्ट हुए। वक्त के साथ साथ कई साम्राज्यों ने अपनी जगह बना ली। उन्हीं साम्राज्यों में से एक दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, और आज इसकी पहचान हम्पी नामक एक खंडहर से की जाती है, जिसे यूनेस्को में विश्व विरासत की धरोहर में भी शामिल किया गया है। हम्पी के मंदिरों व खंडहरों को देखकर यह पता चलता है कि सच में उस वक्त उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। तो चलिए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। 13वीं शताब्दी में जब तुगलक वंश का शासन चल रहा था, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, और वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक कार्य करवा रहे थे, जिनमें से प्रमुख था नहर निर्माण। यह तुगलक वंश ही था जिसने भारत को नहर व्यवस्था प्रदान की थी, और वह लोगों से इस्लाम धर्म कबूलने की भी जिद करता था। और उसी वक्त सन 1336 ईस्वी में तुगलक की सेना में हरिहर व बुक्का नाम के 2 भाई हुआ करते थे। जब उनसे पहले इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया, तब उन्होंने मना कर दिया। तब उन्हें कैदी बनाकर जेल में बंद कर दिया गया, और फिर बाद में वह इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मान गए और फिर सेना में शामिल हो गए। परंतु वह फिर से मौका देखकर वहां से भाग निकले और दक्षिण भारत की तरफ आ गए, और वे वहां आकर उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य के मार्गदर्शन में एक नए राज्य की स्थापना करने की सोची। और आज के केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में था। इस साम्राज्य में 4 अलग अलग वंशों का शासन चला, जो कुछ इस प्रकार से थे। संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी, वो सन 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक चला, तथा सालुंग वंश 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक चला, और तुलुक वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक, तथा आगे 100 वर्षों तक अराहिंदू वंश का शासन चला, जिसमें से 1336 ईस्वी में हरिहर इस वंश का प्रथम राजा बनता है। यहाँ राजा को राय, नायक एवं सुल्तान के नामों से भी जाना जाता था। और विजयनगर की स्थापना होते ही बहिमन साम्राज्य व विजयनगर में कृष्ण गोदावरी दोआब को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है, और विजयनगर पर 20 वर्षों तक शासन करने के बाद 1356 ईस्वी में बुक्का इस साम्राज्य का नया नायक बनता है, और उसने सन 1371 में मदुरई को हराकर अपना साम्राज्य रामेश्वरम तक बढ़ाया, और इस समय उत्तर में गोवा और उड़ीसा पर भी अपना कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद जब देवराय प्रथम अपनी शक्ति में आया, तो कृष्ण गोदावरी दोआब का संघर्ष नए सिरे से शुरू हो गया, और एक तरफ उत्तर के बहिमनी और दक्षिण के वारंगल के बीच संधि होने के कारण देवराय प्रथम को फिरोज शाह बहमनी से बुरी तरह हारना पड़ा, और फिर मजबूरी में इन्हें अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह से करवानी पड़ी, और बंकापुर साम्राज्य भी दहेज में देना पड़ा। परंतु जल्दी ही देवराय प्रथम को बदला लेने का मौका मिल गया। इस मौके का कारण रेड्डी साम्राज्य था। इस साम्राज्य की वजह से देवराय वारंगल के साथ संधि कर लेते हैं, जिसके बाद दक्षिण भारत में बड़ा बदलाव आता है, और फिर 1420 में देवराय ने फिरोज शाह को हराकर अपने पुराने क्षेत्रों को वापस पा लिया। देवराय ने तुंगभद्रा तथा हरित्रा नदी पर बांध भी बनवाए, और मल्लिकापुड़ी में मल्लिकार्जुन मंदिर भी बनवाया। इस समय विजयनगर का साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जिसमें हमें वर्णन मिलता है कि यहाँ घोड़ों से लेकर रथों तक हर चीज़ का व्यापार होता था। यहाँ पर कला व वास्तुकला को भी विशेष महत्व मिला हुआ था। हम्पी में 1600 में से ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं, और अब्दुल रज्जाक जब 1440 ईस्वी में विजयनगर आए थे, तो उन्हें वहाँ के 7 स्तरीय किलाबंदी की तारीफ की थी। यहाँ पर किले के अंदर खेती के लिए तालाब तथा नहरें भी बनवाई गई हैं, जो कि युद्ध के समय राज्य के राशन की पूर्ति करती थी। एक पुर्तगाली खोटा व्यापारी लिखते हैं कि हम्पी पहाड़ियों के बीच कई श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, जो कि दिखने में रोम जितना बड़ा और बहुत ही सुंदर है। इसके भीतर घरों में पेड़ों के बगीचे और जगह जगह झीलें हैं।
राजा के महल के पास फलदार वृक्ष, पानी, सब कुछ मौजूद वहीं के वहीं है। इसके बाद 1425 ईस्वी में देवराय द्वितीय आए, जो कि संगम वंश के सबसे ताकतवर राजा माने जाते हैं। और न केवल भारत बल्कि श्रीलंका, पेरू व मलय के राजा भी देवराय से युद्ध नहीं चाहते थे। इन्होंने बड़ी ही चतुराई से मुसलमानों को सेना में भर्ती किया और उनसे महमनी की तरह ही सभी हिंदुओं को तीरंदाजी व घुड़सवारी की प्रशिक्षण भी करवाया। सन 1443 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण के क्षेत्रों को वापस पाने के लिए तुंगभद्रा नदी को पार कर लिया, परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण दोनों ही अपने क्षेत्रों में सीमित रहे। और 1450 में उड़ीसा के गजपति शासकों के छापों से विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो गया और उसका अधिकार कर्नाटक तक ही सीमित रह गया। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मंत्री सालुंग ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और इस तरह सालुंग वंश की स्थापना हुई। और इसके बाद 1485 नरसिम्हा देवराय इस वंश के प्रथम शासक बने। इन्होंने घोड़े के व्यापार व बंदरगाहों को शुरू किया। इसके बाद नरसिम्हा राय द्वितीय राजा बने और 1505 ईस्वी में इसके बाद तीसरे राजवंश की स्थापना हो जाती है, जिसे हम तुलुग राजवंश के नाम से भी जानते हैं। इस वंश का महान राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे, जिन्होंने 1509 ईस्वी में इस साम्राज्य को संभाला, जिन्होंने सबसे पहले बहमनी साम्राज्य को टूटने के बाद 1520 में बीजापुर को हराया और उड़ीसा के गजपति शासकों को भी जीता। यह अपने साम्राज्य प्रशासन में बड़े ही लोकप्रिय नेता रहे। जब बाबर ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने कृष्णदेव राय को एक महान शासक कहा। विदेशी यात्री डोमिंगो बेंस व डुआर्बे बारबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की, तो वह भी लिखते हैं कि इस साम्राज्य के कुशल प्रशासन व शानदार सेनापति दोनों थे, जो सेना का नेतृत्व के साथ साथ घायलों की भी सेवा किया करते थे। वह अपने राज्य की कला व संस्कृति को विकसित व उनका विस्तार करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहा करते थे, जिस कारण इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना गया है। और इन्होंने स्वयं राज्य व्यवस्था पर तेलुगु भाषा में माल्यदा व संस्कृत में जामवंती काल्याम भी लिखी। और इन्हीं के समय दक्षिण में पुर्तगालियों का आना शुरू हो गया था और उस समय के पुर्तगाली गवर्नर अम्बोरकार्क व कृष्णदेव राय की गहरी मित्रता हो गई थी। इस कारण पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय को सैनिक सहायता प्रदान की और बदले में कृष्णदेव राय ने उन्हें भातकाल कोट बनाने की अनुमति दे दी। इतिहासकार इसे कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी गलती मानते हैं, क्योंकि उस समय इस तरह दक्षिण में पुर्तगाली अपने पर पसारते रहे। इन्हीं के समय में राय गोपुरम बना, जो कि उस समय का एक अनोखा मंदिर हुआ करता था। इन्हीं के काल में 188 फीट लंबा एकांबरनाथ मंदिर, जो कि दक्षिण में गोपुरम का अनोखा उदाहरण है। इन्हीं के साथ कृष्णदेव ने तेलुगु, तमिल व कन्नड़ कवियों को भी आगे बढ़ाया था, जिनमें तमिल में कवि हरिदास व कन्नड़ कवि माल्यदास आदि मुख्य हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्होंने अपने दरबार में 8 तेलुगु कवियों को भी रखा था, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के बीरबल कहे जाने वाले तेनाली रामा भी इन्हीं के अष्टदिग्गजों में से एक थे। और इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर का गोपुरम भी बनवाया था और विट्ठल मंदिर के कल्याण मंडप व हम्पी का भी निर्माण करवाया था। और यह वही है जिसका चित्र हम 50 रुपये के नोट पर भी देखते हैं। और यहाँ पर संगीतीय खंभों, जो कि 81 प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। 1539 में बीमारी के कारण कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पुत्र अच्युत देव राय अधिकारी बनते हैं। वह अंतिम तेलुगु शासक सदाशिव राय बनते हैं। इन्होंने 1565 ईस्वी तक शासन किया, परंतु यह सिर्फ नाम मात्र के राजा थे। और क्योंकि इनका साम्राज्य नियंत्रण रामराज की समिति करती थी और रामराज समिति ने पुर्तगालियों से संधि कर विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया था, जिसके बाद बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदपुर साम्राज्य से अलग हो गए थे। और 1565 में इन्हीं तीनों राज्यों ने मिलकर विजयनगर पर हमला किया, जिसे तालीकोटा का या राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और हिंदू राजवंश के आ जाने से यह आगे 100 वर्षों तक चला और यह राजवंश विजयनगर का अंतिम राजवंश था। और इसके अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय की सन 1646 में मृत्यु हो जाने के कारण विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था। तो दोस्तों, यह था विजयनगर साम्राज्य का इतिहास।
और दोस्तों विजयनगर की राजधानी हम्पी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।